हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी एईडीओ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की सीरीज में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस का मॉक टेस्ट 3। इससे पहले जनरल साइंस के 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के तहत हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो किसी न किसी एग्जाम के पार्ट रह चुके हैं और एईडीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। जनरल साइंस मॉक टेस्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करने पर यानी उससे रिएक्शन करने पर CO2 गैस नहीं बनाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्विकलाइम। यानी इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। देखिए, क्विकलाइम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वह CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है यानी कि CaCl2 और साथ में पानी बनाता है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ केमिकल चेंज के बारे में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो पानी का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, अंदर की संरचना बदलती है यानी इंटरमॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज होते हैं, कोई नया पदार्थ बनता है केमिकल चेंज के अंतर्गत। और आकार स्थिति बदलना एक रासायनिक चेंज है यानी केमिकल चेंज है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, सिर्फ स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 सही है। देखिए, मैंने चेंज के बारे में पढ़ाया था, 2 तरीके का चेंज होता है, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल चेंज में सिर्फ कलर, शेप एंड साइज चेंज करता है, लेकिन केमिकल चेंज में एक नया पदार्थ बन के उभरता है। इसीलिए स्टेटमेंट 3 सही हो जाता है कि ये एक नया पदार्थ बनाता है और उसके अंतर्गत यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वह भी चेंज होता है। जब नया पदार्थ बनेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर कंपोजिशन भी चेंज करेगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर केमिकल चेंज नहीं बल्कि एक फिजिकल चेंज है। और चेंज इन शेप, साइज, स्टेट इज अ केमिकल चेंज नहीं बल्कि ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा मिश्रण नहीं है? ये एक मिक्सचर नहीं है, बर्फ, आइसक्रीम, वायु या फिर शहद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइस। आइस एक मिश्रण नहीं है बल्कि एक प्योर फॉर्म है। ये किस फॉर्म में होता है? तो H2O। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि आइस में अगर H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या आप पानी से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं और सिर्फ उसमें हाइड्रोजन की मात्रा रहने दे सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पानी का ही ये जमा हुआ रूप होता है, बर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रखें तो क्या होगा? ऐसा भी कंडीशन दिया हुआ रहता है और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रहे? तो ऑप्शन बी, कमरा गर्म हो जाएगा। अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रहता है तो कमरा गर्म क्यों होगा? क्योंकि फ्रिज जो है बाहर गर्म हवा छोड़ता है, इसीलिए कमरा गर्म हो जाएगा। लेकिन फ्रिज के अंतर्गत जो चीजें रहती हैं वो ठंडी रहती है, लेकिन उसका दरवाजा अगर बहुत लंबे समय तक अगर हम लोग ओपन कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि फ्रिज का गैस पूरे रूम को वो ठंडा कर देगा, AC नहीं बना देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होते हैं यानी एक समान होते हैं, उनको कहाँ अरेंज किया जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो ये सवाल बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट से है कि उसमें ऐसे एलिमेंट्स जिनका आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स एक बराबर होते हैं उनको कहाँ अरेंज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। देखिए, ये ग्रुप्स हो गए, वर्टिकल कॉलम्स हो गए ना, फैमिलीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। हमने लास्ट सेशन में ही देखा था, पीरियोडिक टेबल का इमेज मैंने लगाया था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। तो ग्रुप्स हो गए, वर्टिकल कॉलम्स हो गए या फिर फैमिली, एक ही चीज कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। और अगर हम लोग रोज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रोज की, तो उनकी संख्या होती है टोटल 7 पीरियोडिक टेबल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन है? यानी कि ऐसा मटेरियल जो बहुत ही हार्ड है और बहुत ही डक्टाइल है। कौन सा मटेरियल है वो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। देखिए, टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ही हार्ड होता है और डक्टाइल होता है। डक्टाइल कहने का मतलब कि उसको खींच के हम लोग तार बना सकते हैं। एक होता है डक्टाइल, दूसरा होता है मैलिएबल। मैलिएबल मतलब कि उसको पीट पीट के हम लोग शीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तो वो भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, एक मेलेबिलिटी और दूसरा होता है डक्टिलिटी। तो अगर कोई मेटल डक्टाइल है तो इसका मतलब कि उसको खींच खींच के हम लोग तार बना सकते हैं। जैसे कॉपर हो गया, तो कॉपर क्या उस तार के फॉर्म में थोड़ी अवेलेबल रहता है, उसे तो हम लोग खींच के एक सर्टेन टेम्परेचर के अंतर्गत उस पर प्रेशर डाल के उसको हम लोग खींच के लंबा करते हैं, वो जल्दी टूटता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग होता है? मतलब कि अगर हमें किसी ग्लास सरफेस पे लिखना है तो हम इन चारों ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड।
देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये कांच को काट सकता है, इसीलिए कांच पर लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कांच को काटने के लिए डायमंड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन डायमंड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो उसके अवज में हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि वो फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर। सल्फर बेसिकली जहां वोल्केनिक इरप्शन होता है उस जगह पे बहुत ज्यादा पाया जाता है और वो फ्री स्टेट में रहता है। लेकिन बाकी की अगर हम लोग बात करें आयोडीन, फास्फोरस या फिर मैग्नीशियम, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जिससे कई कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ऑप्शन सी, सिंथेसिस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के सिंथेसिस गैस का निर्माण किया जाता है और इन गैसों का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ग्लूकोज किस प्रकार का अणु है, यानी कि ग्लूकोज किस टाइप का मॉलिक्यूल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, इसका केमिकल नेम होता है C6H12O6। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आए कि ग्लूकोज का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, तो C6H12O6। ये एक सिंपल शुगर हो गया। अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, तो ये ग्लूकोज के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि चयापचयी अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं इन चारों ऑप्शन में से? मेटाबॉलिज्म मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन। न्यूट्रिएंट्स जो हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो उसी स्टेट में डाइजेस्ट नहीं होते बल्कि उनका ब्रेक डाउन होता है, तो उस ब्रेक डाउन को ही हम लोग मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो वो रिएक्शन कहाँ होती है? क्या ऑप्शन ए में, यानी केवल जीवित जीवों में, जीवित व निर्जीव जीवों दोनों में, या फिर कोशिका रहित प्रणालियों में या सेल फ्री सिस्टम में, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जीवित जीवों में भी होती है मेटाबॉलिज्म और कोशिका रहित प्रणालियों में यानी सेल फ्री सिस्टम में भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। अब ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन सब जीवों में कैसे होगी? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो मेटाबॉलिज्म होना है, लेकिन ये सेल फ्री सिस्टम कहने का मतलब कि ये आर्टिफिशियल सेल फ्री सिस्टम होते हैं जो कि लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनमें भी मेटाबॉलिज्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फादर ऑफ साइटोलॉजी इज, साइटोलॉजी कहने का मतलब कोशिका विज्ञान, तो ऐसी विज्ञान जिसमें कोशिकाओं की पढ़ाई होती है उसे साइटोलॉजी बोला जाता है। तो उसके जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथियस स्क्लीडेन। देखिए ये मैथियस स्क्लीडेन को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी भूमिगत सब्जी परिवर्तित जड़ है, यानी कि ऐसा अंडरग्राउंड वेजिटेबल जो कि एक मॉडिफाइड रूट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीट पोटैटो, जिसे हिंदी में बोला जाता है शकरकंद। तो देखिए शकरकंद जो है यानी स्वीट पोटैटो एक तरीके का स्टोरेज रूट है। अगर हम लोग पोटैटो की बात करें तो ये एक स्टेम है यानी तना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऐसा संबंध जिसमें एक लाभ पाता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए यहाँ रिलेशनशिप के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को फायदा होता है और बाकी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसा रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉमेंसलिज्म, यानी इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है। लेकिन अगर म्यूचुअलिज्म की बात की जाए, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है पारस्परिकता। इसमें एक को फायदा होगा तो दूसरे को भी फायदा होगा, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट होता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें पैरासिटिज्म, तो ये देखिए पैरासाइट वो क्या होता है, होस्ट पे ही डिपेंड होते हैं कि उनको खाना पीना इस शरीर पे ही मिलेगा। जैसे कुस्कुटा अमरबेल जो एक पौधा है वो क्या है, पैरासाइट है, वो हमेशा दूसरे पेड़ पे ही जीवित रह सकता है क्योंकि वो अपना खुद से खाना नहीं बना सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो दूसरे प्लांट पे ही डिपेंडेंट होता है उसके न्यूट्रिशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन हमारे शरीर में लगभग 65% होता है क्योंकि इसमें पानी और मोस्टली बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जीन्स आर मेड अप ऑफ, जीन्स किससे बने होते हैं? जीन्स कहने का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं कि यहाँ इस जीन से वो बिलोंग करता है, उसका जीन ये है, उसी के बारे में यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। तो वो बने होते हैं ऑप्शन ए, न्यूक्लिक एसिड से। जैसे हमने पढ़ा था डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो वो क्या होता है, एक तरीके का जीन ही होता है जो कि हेरिडिटरी फीचर्स को कैरी करता है नेक्स्ट जनरेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17।
प्रारंभिक वायुमंडल में मीथेन थी, अब उसकी जगह क्या है? तो देखिए ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बीपीएससी में यह क्वेश्चन आ चुका है कि अर्ली एटमॉस्फेयर में मीथेन था, लेकिन उसको रिप्लेस किस एलिमेंट के जरिए कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। तो ये मीथेन, पहले एटमॉस्फेयर में मीथेन थी लेकिन उसको रिप्लेस ऑक्सीजन ने कैसे किया? जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस विकसित हुआ वैसे वैसे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते गई, इसीलिए ऑक्सीजन ने मीथेन को रिप्लेस कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैथोजन। इसको हिंदी में बोला जाता है रोगजनक। तो ये पैथोजन ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पी लेग्यूम्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है मटर या फिर दलहन। तो देखिए इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, और ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? तो इनको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करती है? एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, उसको फिक्स करके, उसको कन्वर्ट करके ऐसे फॉर्म में लाती है कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो मिट्टी में क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सूरी, मेहसाना और जाफराबादी किस समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात ग्रुप, यानी गुजरात समूह से ये सब बिलोंग करते हैं। अब ये क्या है सूरी, मेहसाना और जाफराबादी? तो ये एक भैंस का नस्ल है जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। समुद्र की तलहटी में विस्फोट से कौन सी तरंगे बनती हैं? तो अगर समुद्र के बॉटम में अगर किसी तरीके का कोई एक्सप्लोजन होता है तो वेव्स तो बनेंगे, लेकिन वह किस तरीके के वेव्स होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, यानी अनुप्रस्थ व अनुदैर्घ्य दोनों। ट्रांसवर्स कैसे वेव्स होते हैं? ऐसे ऐसे। और लॉन्गिट्यूडनल जो होता है ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में फैलता है अगर ट्रांसवर्स की बात की जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति यानी कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंफ्रासोनिक। देखिए यहाँ हर्ट्ज का डेफिनेशन है साउंड का कुछ, अगर 20 हर्ट्ज से वह कम है तो वह इंफ्रासोनिक कहलाएगा, ह्यूमन उसको नहीं सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है तब उसे हम लोग सुन सकते हैं, यानी ह्यूमन सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर कोई आवाज है तो वो कहलाते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसे भी हम लोग नहीं सुन सकते, यानी ह्यूमन उसको नहीं सुन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो जूल आपको पता होगा किसकी यूनिट है? तो यह एनर्जी की यूनिट है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी कैलोरीज होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.24 कैलोरी। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, तो इसीलिए एक जूल के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो एक जूल होगा 0.24 कैलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन किससे इंक्रीज होती है? सतह क्षेत्र बढ़ने से, यानी इंक्रीज इन सरफेस एरिया, आर्द्रता बढ़ने से, ह्यूमिडिटी के राइज होने से, हवा धीमी होने से, या फिर तापमान कम होने से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतह क्षेत्र बढ़ने से, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहने का मतलब कि जैसे कि अगर आपको पानी को ये देखना है कि वह कितना जल्दी इवापोरेट करता है, आप गर्मी के मौसम में धूप में आप क्या करिए, एक ग्लास में जिसकी जो सरफेस एरिया है मात्र इतनी है, उसमें आप पूरा भर के पानी रखिए और एक प्लेट में आप रखिए इतनी ही गहराई का जो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उसमें उतना फास्ट होता है। लेकिन ग्लास में जो पानी है वो जल्दी इवापोरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कैलिडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है कैलिडोस्कोप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ये कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का, आप जब इमेज देखते होंगे, कोई इमेज हो गया या फिर कोई लाइट इस तरीके का रहता है, उसको बोला जाता है कैलिडोस्कोप। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। समतल दर्पण की छवि के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पूछा जा रहा है कि प्लेन मिरर इमेज जो बनता है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, नॉट ट्रू, यानी कि वह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रियल इमेज, यानी कि वह वास्तविक छवि बनाती है। देखिए प्लेन मिरर क्या होती है, हमेशा जो इमेज बनाएगी वह वर्चुअल बनाएगी, यानी आभासी बनाएगी, और वह वास्तविक नहीं रहती, रियल इमेज नहीं रहती, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आवेश को वस्तु से पृथ्वी में पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थिंग। तो अर्थिंग बेसिकली हम लोग घर में भी देखे होंगे, ये क्या करता है, सेफली रिमूव करता है एक्स्ट्रा चार्ज, वो अर्थ में डाल देता है।
ये कैसे होता है, जैसे आपने घर में घर के जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा उसमें आप लोग देखे होंगे मेन लाइन जहाँ पे होगा वहाँ पे अर्थिंग दिया हुआ रहता है। तो अर्थिंग कई लोग क्या करते हैं अपने घर में वो 6 फीट या 7 फीट गड्ढा करके उसमें एक लोहे का रॉड डालते हैं और उसमें वो जो अर्थिंग का वायर रहता है उसमें कनेक्टेड रहता है। तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चुंबक को दो भागों में काटने पर ध्रुव शक्ति, यानी कि जब मैग्नेट को दो पार्ट में काटा जाता है तो उसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है दोनों पार्ट का क्या होगा? क्या वह बढ़ेगा, आधी हो जाएगी, या फिर शून्य हो जाएगी, या समान रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वो समान रहेगी। जितनी भी ध्रुव शक्ति है उसके पोल्स में जितना भी पावर है वह सेम वैसा ही होगा मैग्नेट के कटने के बाद भी, उतना ही इंटेंसिटी होगा उस मैग्नेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। प्रकाश यानी कि लाइट छोटे कणों से बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? तो लाइट बेसिकली टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं। उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोटोन। देखिए फोटोन बेसिक प्रिंसिपल होता है, बेसिक पार्टिकल होता है लाइट का। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, यानी कि वह सेमीकंडक्टर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन वो मत समझ लीजिएगा जो सुपरमैन जिस ग्रह से आया था उसके एलिमेंट को क्रिप्टॉन बोला जाता है। क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैस है, वो सेमीकंडक्टर इसीलिए नहीं है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा जनरल साइंस का मॉक टेस्ट 3। अब बहुत जल्द ही जनरल स्टडीज का मॉक टेस्ट 4 यानी प्रैक्टिस सेट 4 अपलोड हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।